हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैरिफाई नॉलेज। आज की वीडियो है रिवीजन ऑफ होल सिलेबस ऑफ आईसीएसई क्लास 9th कंप्यूटर्स। हाँ, जावा का पूरा क्लास 9th का सिलेबस हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट करने से मतलब ये है यार, एक प्रॉपर रिवीजन करेंगे एक क्विकेस्ट वे में, जिससे आपका बहुत कम टाइम में पूरा सिलेबस जो आपके बैकलॉग्स हैं बेसिकली कवर हो जाएं। तो यार चलो बस बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। आईसीएसई क्लास 10th वाले इस वीडियो को जब देख सकते हैं जब वो अपना एक प्रॉपर रिवीजन चाहते हैं क्विकेस्ट वे में क्लास 9th का। अगर आप क्लास 9th की चीज़ों को भूल चुके हो, ठीक है, जावा की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उन्हें भूल चुके हो, तो आप इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, एक बार उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आईसीएसई क्लास 9th वाले से दो वे में देख सकते हैं। अगर प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में देख रहे हो यार, तो आपका एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा कैसे आपको थ्रू आउट द ईयर जो है जावा को पढ़ना है। और उसके बाद अगर आप अपने प्रिपरेशंस के लास्ट टाइम पर देख रहे हो, यानी एग्जाम्स के कुछ समय पहले पर देख रहे हो, तो एक तुम्हें लास्ट टाइम रिवीजन भी बहुत बढ़िया प्रॉपर वे में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है आपकी प्रोग्राम। What program is? ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट मीनिंग प्रोग्राम की क्या है? A set of instructions that you give to a computer so that it will do a particular task. अब देखो, मैं अगर तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊं, तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, वो तुमसे क्या कहती हैं, जाओ बेटा बंटी तुम जा करके सामान लेकर आओ, ठीक है, बाजार से। तो उन्होंने कुछ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी और तुमने उन्हें उन्हीं के बेसिस पे, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कोई टास्क को परफॉर्म किया, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया। ठीक है, तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब है यानी प्रॉपर सेट होगा, ठीक है, कलेक्शन कह सकते हैं हम, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक सीक्वेंस में रहते हैं, जो आप देते हैं कंप्यूटर को, सो दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, इट विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, बातें क्लियर हैं एकदम, तो अच्छी बात है। तो अब अगर तुम प्रोग्राम की एकदम जनरल मीनिंग समझ चुके हो, तो प्रोग्राम क्या है? एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक सीक्वेंस में, ठीक है, अरेंज्ड रहता है, जो कि आप कंप्यूटर को देते हो सो दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम आपकी जावा के बेसिक फंडों पे। तो देखो मेरे भाई, हमें यह पता है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट्स एन OOPS। इसका मतलब क्या होता है? ये जावा का यानी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जावा में आप जो भी कोडिंग करते हो, जो भी प्रोग्रामिंग करते हो बेसिकली, वो पूरी कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड होती है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द डाटा एंड इट्स मेथड आर इनक्लोज्ड इन अ क्लास। अब तुम कोई भी प्रोग्राम बनाते थे, अगर तुमने कोडिंग करी होगी क्लास 9th में, तो तुम जब कोई भी प्रोग्राम बनाते थे तो उसके लिए एक प्रॉपर क्लास डिजाइन करते थे। तो फिर क्लास, और यहाँ पर आप कोई क्लास नेम देते थे, और जैसे ही आप क्लास के ब्रेसेस को स्टार्ट करते थे, तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंटरनल कंटेंट कहते हैं। तो यार ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं आपके डाटा मेंबर्स, जैसे कि आप बेसिकली इन्हें कह सकते हैं आपके मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है, आप इन सब चीजों को जो असाइन करते हैं। और उसके बाद एक पार्ट और होता था आपका जैसे कि मेंबर फंक्शंस। ओके, अब ये जो आपके मेंबर फंक्शंस हैं, जैसे कि यार तुम सिंपली मेन मेथड बनाते थे, ठीक है, मेन फंक्शन बनाते थे अपने प्रोग्राम में, तो वही है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ OOP इंक्लूड डाटा एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मॉड्यूलैरिटी। अब देखो यार, ये चार प्रिंसिपल हैं बेसिकली। डाटा एब्स्ट्रक्शन, इनके बारे में देखो, ये है डाटा एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में, तो उधर पे अगर तुम्हें एकदम डिटेल नॉलेज चाहिए है एकदम बेसिक से, तो उधर से देख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर भी तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो मेरे भाई, जो आप अभी बात कर रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म की, जो सबसे पहला OOP प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। अब एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स, इससे तुम्हें क्या चीजें समझ में आई? तुम यहां से देखो, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 10 तरीके के काम कर रहा है, 10 तरीके की पर्सनैलिटीज को अटायर करे हुए है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम स्प्लिट पर्सनैलिटी पे नहीं, यहाँ पर आप देखो सिंपली देखेंगे हम, जैसे कि आपके पापा हैं फादर, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? आपके फादर हैं, ठीक है, फादर फॉर हिज चाइल्ड, ठीक है, फॉर हिज हर चाइल्ड। और उसके बाद हम एक और बात क्या करेंगे कि यार ये हस्बैंड है आपकी मदर के, ठीक है, हस्बैंड फॉर हिज वाइफ। और फिर ये क्या है? एक एम्प्लॉय है उनके बॉस के लिए। ठीक है ना, तो बातें समझे तुम, एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक इंसान, सिंपली सी बात करें, कितने सारे कामों को कर रहा है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि जावा लैंग्वेज है, उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बहुत सारे फॉर्म्स को अटायर करे हुए होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट जो कि है इनहेरिटेंस, अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास।
अब देखो, अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के बारे में पता होगा, तो एक तो सिंपल सी बात है कि इनहेरिटेंस, जितनी भी प्रॉपर्टीज किसी मदर और फादर में होती हैं, वही जो उनका बेटा होता है या बेटी होती है, यानी जो बेसिकली चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बेबी होता है, उसमें ही वही सेम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, आदतें, आप हैबिट्स बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहीं कुछ ऐसा इनहेरिटेंस में होता है कि वो जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज, पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब क्लासेस यानी चाइल्ड क्लासेस जो है एक्वायर कर लेती हैं। अब उसके बाद आता है आपका एनकैप्सुलेशन, अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ यार, देखो एक कार है, ठीक है, ये कार कितने ही सारे पार्ट्स का एक प्रॉपर सिंगल यूनिट है। कार में तो आपकी स्टीयरिंग भी होती है, ठीक है, कार में आपकी व्हील्स भी होते हैं, कार में आपकी सीट भी होती है, सीट बेल्ट भी होता है, हेडलाइट भी होती है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हमें क्या पता है यार, एक पूरे ये इतने सारे पार्ट्स एक प्रॉपर पार्ट में इनकैप्सुलेटेड हैं, जिसे हम कार बुलाते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने यहीं पर देखा था यार, क्लास के अंदर हम बहुत सारा मटेरियल जो है यहाँ पर कोडिंग में भर देते हैं, ठीक है, इस जगह पे हम काफी सारा मटेरियल भर देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्लास जो है वो एक इनकैप्सुलेटेड यूनिट है, एक प्रॉपर यूनिट है जो कि रैप्ड अप है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे या फोर्थ प्रिंसिपल पे, तुम कहो एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। अब इसे और सिंपल बना सकते हो तुम, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। अब देखो मेरे भाई, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब ये हुआ है कि ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, आपके सामने अगर आप फेसबुक चला रहे हो, अब आपको उसका पुराने जितने भी यानी जिस तरीके से वो बनाया गया, जिस कोड से वो बेसिकली बनाया गया, अगर आपके सामने वो रख दिया जाए तो आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजों से हैंडल करना, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग आएगी। लेकिन आपको एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप फेसबुक को काफी इजीली से चला लेते हो। तो यही एब्स्ट्रैक्शन होता है। कोडिंग कठिन होती है, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन एक सिंपल इंटरफेस जो है दिया जाता है थ्रू द क्लास, और जो यूजर होता है बेसिकली उसे एक सिंपल इंटरफेस मिलता है, लेकिन जो कोडर होता है वो बैठ के जितना भी यानी पूरा काम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बस उसी कॉम्प्लिकेटेड काम को एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। अब उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्ट पे। यार ये सब चीजों के बारे में मैंने बहुत बेहतरीन डिटेल में बात कर रखी है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, चाहो तो उधर पे देख सकते हो, लेकिन फिर भी सुनो। ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, जैसे कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हम डॉग का, तो यार देखो डॉग की स्टेट्स क्या होती हैं, उसका कलर कौन सा, उसका नाम क्या आपने रखा है, क्या उसकी ब्रीड है, ठीक है। अब ये ब्रीड से समझ गया तुम क्या उसकी ब्रीड है, एज वेल एज उसके बिहेवियर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो अपनी पूंछ को हिलाता है, मतलब कि वैगिंग द टेल, उसके बाद बार्किंग, कैसे भौंकता है वो, उसके बाद कैसे वो खाता है, ईटिंग। तो हम सिंपली बता सकते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इससे तो मैं थोड़ी सी चीजें थोड़ी है जो कठिन लग रही होंगी। यार देखो क्लास जो बेसिकली होती है ना, क्लास में यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काउंटेबल नहीं, यानी काउंटेबल आप कह सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं रह सकते हैं आपकी एक पर्टिकुलर क्लास में। अब क्लास जैसे कि डॉग है, ठीक है, तो कितनी ही डॉग की ब्रीड्स हैं और ब्रीड्स में भी कितने ही तरीके के डॉग्स हैं, तो समझ रहे हो ना, लेकिन सब कोई क्या है, डॉग्स हैं, तो एक प्रॉपर क्लास डॉग के जो हैं वो मेंबर हैं, ठीक है। तो अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ इस क्लास के थ्रू जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, बीगल है, उसके बाद रॉटविलर है, आप सबके जितने भी फंक्शन बिहेवियर्स हैं, जो उनकी स्टेट है, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू द क्लास डॉग, ठीक है। तो अब होप सो बातें तुम्हारी सारी क्लियर हो। अब उसके बाद आते हैं इंस्टेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का एक इंस्टेंस, एक छोटा सा पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मेथड, अ मेथड इज अ कलेक्शन of statements that are grouped together to perform the specified task। अब इसे मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझाऊं तो अच्छे से देख लेना यहाँ पर, ठीक है, मैं कलर चेंज करके तुम्हें बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। क्लास जैसे कि तुम बनाते हो, ठीक है, क्लास में तुमने कोई भी XYZ सपोज नाम दिया, उसके बाद तुम एक मेन फंक्शन बनाते हो, ठीक है, और इसके अंदर तुम पूरा मसाला भरते हो जो भी तुम्हें परफॉर्म करने के लिए ये बोला गया है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग तुम यहाँ पर करते हो, तो यहाँ पर एक तुम पूरा प्रॉपर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है क्लास के अंदर दे देते हो इस मेन फंक्शन में, ठीक है। देखो यार फंक्शन और मेथड एक ही चीज होती है, कहीं फंक्शन लिखा होता है, कहीं मेथड लिखा होता है, तो बात एक ही है, ठीक है। कहीं फंक्शन लिखा है और मेथड लिखा है, बात एक ही हो रही है। तो आप फंक्शन को भी एक एज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, क्योंकि बात एक ही है उसकी, ठीक है। दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क। और आप यहाँ पर जितना भी यहाँ मसाला डालते हो ये किस लिए करते हो, जिससे आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। अब ये लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं यार, देखो वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड इनसाइड मेथड्स, कंस्ट्रक्शंस और ब्लॉक्स आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। अभी तक जब तक तुम क्लास 9th में थे तुमने सिर्फ लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, जो कि तुम किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी तुमने ऐसे फंक्शन कॉलिंग वगैरह नहीं सीखी है, या फिर ऐसे आपने इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल नहीं सीखे हैं। तुमने क्या सीखा है, लोकल वेरिएबल, जो कि एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर रिसाइड कर रहे थे, और इनमें कुछ और भी चीजें होती हैं जैसे कंस्ट्रक्टर, या फिर आप सिंपली ये से एक ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है।
हो गई बातें क्लियर? तो अब आगे बढ़े। द वेरिएबल्स विल बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड विद इन द मेथड एंड द वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द मेथड हैज कंप्लीटेड। आप इसी पूरे पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन में उन वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल व्हिच आर डिफाइंड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। दीज वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड व्हेन द क्लास इज इंस्टेंटिएटेड। इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। अब ये क्लास बनाई तुमने, अच्छे से समझना, क्लास बनाई और तुमने यहाँ पर एक हाल के हाल एक वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर दिया। तो इसे हमने क्या किया कि हमने इंस्टेंटिएशन किया। क्या किया? इंस्टेंटिएशन। इंस्टेंटली हमने किसी वेरिएबल का अगर डिक्लेरेशन कर दिया तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंटिएशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसे कहते हैं इंस्टेंटिएशन। और इसी तरीके के जिन भी वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हो हाल इंस्टेंटली यानी आप डिक्लेयर कर देते हो, उन्हें कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं होंगे। यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते ही ब्रेसेस के बाद ही आप बना देते हो इनको, ठीक है। कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है, यानी जरूरी क्या, जरूरी है कि ये किसी भी मेथड के अंदर ना हो तभी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने लोकल वेरिएबल्स बनाए थे तो वो उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो है यूज किया जा सकते थे, लेकिन आपके इंस्टेंस वेरिएबल कहीं पर भी किसी भी ब्लॉक में उस क्लास के यूज किए जा सकते हैं। तो अब बात ये आती है यार, अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल समझ लिया जो कि क्लास के अंदर बनाए जा रहे थे, तो अब ये क्लास वेरिएबल्स क्या है? क्लास वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड विद द स्टैटिक कीवर्ड। अब यहाँ पर ये जो स्टैटिक कीवर्ड एक्स्ट्रा चीज आ चुकी है, बाकी तो सब तुमने देखा सेम ही है आपके इंस्टेंस वेरिएबल से। इसमें दो खासियत ये है कि आप किसी मेन फंक्शन के बाद भी बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप इंस्टेंटली इसका डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज जो जरूरी है, ये हमेशा स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज होंगे, जो कि स्टैटिक दर्शाता है कि ये दीज आर टोटली नॉन ओरिएंटेड विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बातें क्लियर होंगी होप सो। अब इसके बाद आते हैं हम आपके डाटा टाइप्स इन जावा पर। अब यार देखो, डाटा टाइप्स काफी तरीके के हैं। सबसे पहले तो ये समझो डाटा टाइप्स का मतलब होता क्या है। एक्चुअली में डाटा होता है कोई, वो किस टाइप का है, वो किस काइंड का है, ठीक है, किस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का है, ये दर्शाता है डाटा टाइप। तो अब देखो, डाटा टाइप भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है आपका प्रिमिटिव, एक है आपका नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे ज्यादा आपने जो है अभी तक प्रिमिटिव का ही इस्तेमाल किया है, नॉन प्रिमिटिव अभी तक आपने नहीं देखा अपनी क्लास 9th में। प्रिमिटिव में देखा होगा तो यार उसमें भी दो डिवीजन है, एक तो बूलियन होता है और एक होता है न्यूमरिक। अब बूलियन में आपका सिर्फ एक पार्ट है जो कि है बूलियन, जिसमें यार दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा बात बता दूं कि फॉल्स आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब ये बूलियन का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जब तुम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर तुम्हें कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना रहता है या फिर अनसेटिस्फाई करना रहता है। तो यहां पर से जो रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में। तो बूलियन रिजल्ट आपको कुछ कंडीशन चेकिंग में मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी न्यूमरिक वैल्यूज। इनमें भी फर्दर दो डिवीजन है, एक तो होता है कैरेक्टर, एक होता है इंटीग्रल। अब देखो मेरे भाई, कैरेक्टर में भी सिर्फ एक पार्ट है आपका कैर, ठीक है, जो कि कितने ही कैरेक्टर्स, एक सिंगल डिजिट जो कैरेक्टर होता है उसे स्टोर करता है। और टोटल जावा में शायद 365 कैरेक्टर्स हैं। अब ये वैल्यू थोड़ी दगमगा सकती है, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है अभी करंटली, ठीक है। और एक होते हैं आपके इंटीग्रल, जो कि होते हैं यार दो पार्ट्स में फिर से डिवाइडेड, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर को यार तुम सिंपली बोल सकते हो नॉन डेसिमल, जिसमें पॉइंट नहीं आएगा, बेसिकली डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। और एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें पॉइंट दिख रहा है तो ये डेसिमल है, या फिर कह सकते हो सिंपली कि इनमें पॉइंट है, ठीक है। तो इंटीजर में भी चार डिवीजन है, बिट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इनको भी इनके रिस्पेक्टिव केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जब जैसी जरूरत हो, ठीक है। और आपके डेसिमल में भी दो पार्ट्स हैं, फ्लोट और डबल, ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके ऑपरेटर्स के बारे में। आप देखो यार, मैंने ऑपरेटर्स पे बहुत बढ़िया एक डेप्थ में वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो चाहो तो उसे वहां पर से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं तुम्हें हर एक बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ऑपरेटर्स इन जावा, आप देखो ऑपरेटर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, ऑपरेटर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेंड पे एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो कोई एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी कोई सर्जरी होनी है, तो वो क्या है यार, वो ऑपरेंड है। और उसके बाद जो ऑपरेटर है आपका वो कौन है? डॉक्टर है, ठीक है। और क्या होना है? ऑपरेशन होना है, यानी डॉक्टर पेशेंट पे कोई ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत से तरीके के ऑपरेटर्स हैं, एक एक करके सबके बारे में एक क्विकेस्ट वे में देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ ही गए होंगे, ये कुछ न्यूमरिक वैल्यू से डील कर रहे होंगे। अरिथमेटिक है ना बेसिकली, मतलब तो यहाँ पर कुछ न्यूमरिक वैल्यूज, बस इतने से तुम्हें याद रहेगा, कुछ न्यूमरिक वैल्यूज से ये डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका उसमें भी दो डिवीजन है यार, यूनरी। अब यूनरी मतलब यहाँ पर ऑपरेटर से नहीं रखना कि कितने सिंबल्स यूज हो रहे होंगे या फिर क्या कैसी चीजें, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि यार ये मिनिमम एक ऑपरेंड पे यूज किया जाता है। नहीं, यहाँ मिनिमम नहीं, यहाँ पर तुम सब ये बोलो कि ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे जो है एक्ट ऑन वन ऑपरेंड, बस सिंपली सब कुछ रखो, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स, अब इसका मतलब क्या है, इसमें भी देखो एक होता है आपका प्लस ऑपरेटर, जैसे हम बोलते हैं द रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब तुम किसी भी एक वैल्यू के आगे, ठीक है, अगर मैंने a = तुमसे 5 बोल रखा है, तो अगर तुम प्लस a बोलोगे तो बात वही है, और a = -5 बोल रखा है तो तब भी बात वही रहेगी। माइनस साइन के अगर तुम प्लस साइन लगाते हो, मैथ्स में पता होगा इतना, तो तब भी वैल्यू में माइनस की ही मिलनी है, ठीक है। तो ये तो क्या करता है, रिजल्ट करता है, जो कि आपने आर्ग्यूमेंट दिया तो उसने सेम टू सेम आपको पास कर दिया उसका। लेकिन बस ये जो है
यूनरी ऑपरेटर जो कि माइनस साइन के साथ होता है यार, ये नेगेशन दे देता है। अगर तुम प्लस वैल्यू दे रहे होगे तो माइनस मिलेगा, माइनस दे रहे होगे तो प्लस मिलेगा। तो हमें क्या मिलता है, एक नेगेशन मिलता है आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स जो कि मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। यार अब देखो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, बताना जरूरी नहीं है, तो मैथ्स में क्लास यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। एडिशनल ऑपरेटर यानी प्लस कर रहा होगा कोई 2 वैल्यूज को, फिर आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, माइनस कर रहा होगा कोई 2 वैल्यूज को। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में बस एक चीज याद रखना है, यहाँ क्रॉस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रॉस का इस्तेमाल अगर तुम अपनी प्रोग्रामिंग को यूज करते टाइम कर रहे होगे तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। उसका सेम वे डिवीजन के लिए भी इस वाले साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी सिर्फ डिवीजन होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी काफी सरल है, इसमें हमें कोई भी 2 आप वैल्यूज दे रहे होगे तो उनके बीच का जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, रिमाइंडर समझते हो ना आप, कोई भी 2 वैल्यूज देते हो तो एक रिमाइंडर आता है, अगर वो प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो वही रिमाइंडर हमें इस केस में मिल जाता है। अगर रिमाइंडर होगा, नहीं होगा तो 0 मिलेगा, होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और होते हैं आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यार देखो इसमें भी मैंने एक बहुत बढ़िया तरीके से उस लेक्चर में समझाया था, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, बाकी पूरा खेल तो सक्सेसर प्रीडिसेसर का है, लेकिन बस एक यहाँ चीज होती है पोस्ट और प्री, जो कि लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाऊंगा, अभी बस जल्दी जल्दी देखना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है नहीं क्विक रिवीजन के लिए। यहाँ पर जो भी पोस्ट और प्री की बातें हो रही हैं, ये आपकी हो रही हैं एग्जीक्यूशन पे। अब इससे तुम कितना समझे तुम्हें भी आएगा समझ में। पोस्ट एग्जीक्यूशन, प्री एग्जीक्यूशन, अगर तुम्हें a++ बोल रखा है और a=5 और आपको बोल रखा है ++a, तो इसमें फर्क क्या है यार। देखो जब आपको a++ बोल रखा है तो मैंने क्या बोला, पोस्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, बाद में रखा है नहीं पोस्ट एग्जीक्यूशन। अब पोस्ट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है यार, पहले अपडेशन हो रहा होगा। 2 चीजें होती हैं किसी भी ऑपरेटर में, अपडेशन और आपका एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हमने पोस्ट एग्जीक्यूशन बोला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्री अपडेशन। अब ये चीजें तुम्हारी थोड़ी सी सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन उस लेक्चर में तुम इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। किसी ने नहीं समझा होगा, तुम्हें फील नहीं दिलवाई होगी, तो मैंने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझा दिया था। तो देखो प्री अपडेशन हो रहा होगा, पोस्ट एग्जीक्यूशन, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्री अपडेशन कर देंगे a=6, फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट एग्जीक्यूशन a=6। लेकिन वहीं यहाँ पर अगर ये चीज बोल रखी है ++ है, तो यहाँ पर होगा प्री एग्जीक्यूशन, यानी ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा a=5, फिर होगा हमारा पोस्ट अपडेशन। जहां पर हमारा प्री एग्जीक्यूशन होगा वहां पोस्ट अपडेशन हो रहा होगा, तो ये a=6 हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या एग्जीक्यूट होगी आपकी a=5, अपडेट होकर के क्या मिलेगी हमें a=6, ठीक है। बातें होप से तुम्हारी यहां पर भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ये भी सारी चीजें तुम्हें पहले से ही आती हैं, इसमें तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा लेस देन वाला साइन है, किसी भी 2 चीज के बीच में रिलेशन बताते हो कि क्या छोटा क्या बड़ा। उसके बाद ये लेस देन इक्वल्स टू, यानी छोटा भी है और इक्वल भी हो सकता है, ये बड़ा और ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, आपका डबल इक्वल्स टू। अब यार ये होता है आपका एक्चुअली में क्या, इक्वल टू। अगर आप a=b बोल रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आप असाइनमेंट कर रहे हो, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब तुम बोलते हो a=b, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कि चेक फॉर इक्वलिटी, ठीक है। बातें आ रही होंगी होप सो समझ में तुम्हारे। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, चेक फॉर इक्वलिटी, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद देखो लॉजिकल नहीं, आपका एक और ऑपरेटर बचा हुआ है जो कि है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे तुम यार चेक करते हो कि क्या कोई भी जो 2 वैल्यूज मैंने दे रखी हैं a और b और ऐसे लगा रहा हूं, तो क्या ये इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इससे तुम्हें, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तुम्हें जो है अगर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, तो ये दोनों क्या है, नॉन इक्वल है। और अगर तुम्हें यहाँ से क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, तो ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ इसे तुम क्या बोल सकते हो, एज अल्टरनेटिव भी बोल सकते हो, किस चीज का, डबल इक्वल्स टू का, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि बेसिकली आप जब लॉजिक यूज करते हो अपने प्रोग्राम में तब यूज करोगे, इफ एंड एल्स में बेसिकली सबसे ज्यादा, ठीक है। या फिर आप किसी भी जब बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे, कोई लूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे स्विच केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड ऑपरेटर। अब एंड का मतलब सिंपली एंड। अब एंड तुम्हें इंग्लिश में क्या होता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम्हारे पास, हिंदी में बात करें, क्या तुम्हारे पास संतरे भी हैं और क्या तुम्हारे पास आम भी हैं, तो अगर तुम्हारे पास दोनों होंगे तभी तो मुझे सेटिस्फाई कर रहे होगे, ठीक है। तो यही आपका एंड है, यानी ये भी है और ये भी है, ठीक है। उसके बाद ये होता है, और ये जो डबल डंडे तुम्हें दे रखे हैं, तो ये डबल डंडे का मतलब क्या है यार, टू चेक ट्रूथ ऑफ ईदर ऑफ द कंडीशंस। कोई जितनी भी कंडीशन दे रखी है उसमें से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए। अगर तो मैंने तुमसे बोला कि क्या तुम्हारे पास संतरे हैं या फिर क्या आम है या फिर क्या सेब है, ठीक है। तो अगर तुम क्या बोलोगे कि हाँ मेरे पास सेब है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुमने मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया 100%, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं और, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आता है आपका ये घंटा ऑपरेटर, नहीं इसे बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे ये घंटे ऑपरेटर को बोलते हैं टू चेक फॉल्सनेस ऑफ अ कंडीशन एक्ट एज नॉट। अब यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा, देखो समझ पाओ तो अच्छी बात है, वैसे समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कुछ कठिन है नहीं उसमें। तो टू चेक फॉल्सनेस ऑफ अ कंडीशन, तो अगर आपने एक कंडीशन दी, ठीक है, अगर इसके बेसिस पे अगर ये ट्रू होगी तो वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे जो है कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, ट्रू होगी। समझ में आई बात।
अब ये अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टर था, ऐसा कुछ बहुत खास इसमें था नहीं। उसके बाद ये आपका ये जो कैप दे रखा है यहाँ पर, इसे हम कैप बोलते हैं, टू चेक वेदर द टू कंडीशन आर डिफरेंट एक्ट एज और, ठीक है। जोर यहाँ पर देखो यार थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम थी। टू चेक वेदर द टू कंडीशन आर डिफरेंट, कोई भी दो कंडीशन यानी आपको दे रखी हैं, या फिर कह सकते हो कोई भी दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं तो क्या वो डिफरेंट है, ये वो चेक करेगा। इसे क्या कहते हैं हम, XOR, ठीक है। जोर भी बोल सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब यार देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसका और इसमें बीच में सबसे पहले बात तुम्हारे दिमाग में आएगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो जब तुम a इक्वल्स टू b लिखते हो उसका मतलब ये है कि b में जो वैल्यू है वो आप a में डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, a में डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 4 है, अगर मैंने ये बोल रखा है तो अब a इक्वल्स टू b 4 हो जाएगा, पुरानी वैल्यू को वो भूल जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली तुम बोल रहे होगा कि b इक्वल्स टू a, तो यार b में क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। समझ रहे हो बातें? इसमें हम असाइनमेंट करते हैं, किसी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर हम b इक्वल्स टू 6 बोलते हैं तो मतलब कि हम b में 6 को स्टोर कर रहे हैं। हो गई बातें क्लियर। अब आते हैं आपके लाइब्रेरी मेथड्स पे। यार देखो लाइब्रेरी मेथड्स में भी बहुत सारे डिवीजन है, इनके बारे में मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है, उसमें तो हमने कुछ आउटपुट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था, उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो लेकिन यहाँ पर भी मैं तुम्हें एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ABS ये देता है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस के बारे में पता होगा यार, किसी भी वैल्यू को डाल दो, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। हमें क्या मिलना है रिजल्ट में, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ये होता है आपका ABS। उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक डाटा टाइप ABS आर्ग्यूमेंट, ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में डेप्थ में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डेप्थ में उस वीडियो में बात करी, तो चाहो तो उधर से देख सकते हो, उधर से भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्लोर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन द गिवन आर्गुमेंट। अब इसे हम फ्लोर और सीट को एक साइमल्टेनियस वे में समझेंगे। देखो अगर मैंने तुमसे बोल रखा है 6.3, तो इससे एक जस्ट ग्रेटर मुझे होल नंबर बता दो, जस्ट ग्रेटर यानी नियरेस्ट ग्रेटर होल नंबर, तो तुम कहोगे भैया 7। मैंने पूछा नियरेस्ट स्मॉलर होल नंबर, तो तुम कहोगे भैया 6। आई समझ में, 6। तो अब देखो यार जो फ्लोर होगा ना, फ्लोर हमें पता है नीचे होता है, तो फ्लोर हमें नीचे वाली वैल्यू देता है, जो सील होता है हमें ऊपर वाली वैल्यू देता है। तो अगर आर्ग्यूमेंट ये है हमारा 6.3, तो अगर तुम इसका सील वैल्यू निकालना चाहते हो तो तुम्हें 7 मिलेगा, और अगर तुम फ्लोर वैल्यू निकालना चाहते हो तो तुम्हें 6 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली पाव पे आते हैं। यहाँ पर सिंटेक्स तुम देख सकते हो यार, पब्लिक स्टैटिक डाटा टाइप सील आर्ग्यूमेंट। पाव पे आओगे, पाव यानी पावर, ठीक है। तो पाव पावर, अब देखो ये एक बहुत बढ़िया ऑपरेटर है जिससे तुम्हारे काम बहुत सरल हो जाते हैं। कैसे सरल हो जाते हैं, सिंपली देखना। मैं अगर तुमसे ये बोल रहा होता कि मेरे भाई तुम तो सिर्फ 2 की पावर 3 निकाल दो, तो तुम 2 × 2 कर देते, लेकिन मैं बोलता कि 2 की पावर 84 निकाल दो, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर तुम ऐसे बोलोगे कि दैट मैथ डॉट पाव AB, ठीक है, तो ये जो आपका a होता है ये इसमें यहाँ पर बेस माना जाता है, और ये आपका एक्सपोनेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, a रेज़ टू दी पावर b। तो अगर तुम्हें 2 रेज़ टू दी पावर 84 निकालना होता है तो तुम कैसे लिखते हैं, मैथ डॉट पाव 284, ठीक है मेरे भाई। आ गई बातें समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब उसके बाद आते हैं हम आपके सिग्नम पे। अब देखो सिग्नम से में तो कुछ है ही नहीं। सिग्नम में यार देखो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं सिग्नम इज यूज्ड टू फाइंड द साइन प्लस और माइनस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कोई भी एक आर्ग्यूमेंट है, अगर मैंने तुमसे बोला -3, तो बस ये यहाँ पर से निकाल के दे देगा कि हाँ जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है उसमें साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। राउंड से हमें राउंडिंग ऑफ है, तो अब इसे तो सिखाने की जरूरत है ही नहीं। राउंडिंग ऑफ तो हम क्लास 2nd से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इटरेशन स्टेटमेंट्स। ये तुम्हारे क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी क्लास 10th। तो अब देखो मेरे भाई इसे भी बढ़िया तरीके से समझेंगे। इटरेशन स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, कंपाउंड मतलब होता है एक से ज्यादा, समझ लो इतना से। तो कंपाउंड में मतलब कुछ ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, टू बी एग्जीक्यूटेड 0 और मोर टाइम्स सब्जेक्ट टू सम लूप टर्मिनेशन क्राइटेरिया। तो देखो इटरेशन स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो कंटिन्यूअसली, ठीक है, यूज की जाती हैं, और तब तक यूज की होंगी, ठीक है, कब तक यूज होंगी, जब तक यानी वो बेसिकली एग्जीक्यूट होगी, जब तक कोई लूप टर्मिनेशन क्राइटेरिया नहीं मिल जाएगा, यानी एक प्रॉपर एंड नहीं मिल जाएगा, एक प्रॉपर एंड करने का रीजन नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है एग्जीक्यूट होती जाएंगी। व्हेन दीज स्टेटमेंट्स आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स दे आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर एक्सेप्ट व्हेन ईदर द ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। और ये कब तक चलती जाती है, एक तरीका और है यार, देखो या तो लूप टर्मिनेशन क्राइटेरिया आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाए। तो ये फिर क्या है ना, यहाँ पर इनका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है बेसिकली, जो ठीक है, जो कंटिन्यूएशन होता है एग्जीक्यूशन में, वो टूट जाता है, ठीक है। तो लूप्स आर बेसिकली मींट टू डू अ टास्क मल्टीपल टाइम्स विदाउट एक्चुअली कोडिंग ऑल स्टेटमेंट्स ओवर एंड ओवर अगेन। अगर मैंने तुमसे बोला होता कि तुम 2 की टेबल जो है लिख करके बताओ, या फिर एक प्रॉपर कोड करो कि मैं अगर 2 डालूं तो पूरी 2 की टेबल आ जाए, तो उसमें तुम क्या करते, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 ऐसे 2 × 10 तक करते रहते, ठीक है, तुम कर लेते, अच्छी सी बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलता कि यार 2 के तुम 100 मल्टीपल्स दिखाओ, तो ये तुम्हारे लिए अब
इम्पॉसिबल सा साउंड करता है कि मैं कितनी देर तक करूं, और ऐसे में अगर 1000 बार बोल देता कि 2 के फर्स्ट 1000 मल्टीपल से दिखा दो तो तुम पागल हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या करते हो, लूप्स का इस्तेमाल करते हो जिसके बेसिकली तुम एक किसी पर्टिकुलर काम को, एक कांस्टेंट काम को बार बार कर सकते हो विदाउट एक्चुअली कोडिंग all statements over and over again। ठीक है, for example loops can be used for displaying a string many times, for counting numbers and of course for displaying menus। ठीक है, बहुत से काम होते हैं लूप्स के, तुमने करे होंगे क्लास 9th में, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरी जितनी बेसिकली लूप्स हैं आपकी जावा में उन्हें समझा देता हूं। लूप्स इन जावा आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले होती है आपकी एक व्हाइल लूप। देखो व्हाइल लूप का जो पूरा सिंटैक्स है सबसे पहले तो उसे देखो, बाद में चीजों को समझना। व्हाइल लिखते हो, ठीक है, क्योंकि व्हाइल लूप है तो व्हाइल लिख दो सिंपली, और फिर यहाँ पर देते हो आप इस कंडीशन को ऐसे पैरेंथेसिस में, किन में, इन्हें बोलते हैं यार पैरेंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर स्टेटमेंट्स दे देते हो। ब्रेसेस के अंदर रखना है हमें, सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट है तो बिना ब्रेसेस के भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद ये वापस से इस पर जाता है कंडीशन चेक करने, अगर ये फिर से सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू आ जाता है आउटपुट, तो ये फिर से जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो ये स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट होती हैं जबकि ये जो प्री कंडीशन है सेटिस्फाई होती रहे, यानी ट्रू रिजल्ट आता रहे। ठीक है, बातें क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद आते हैं डू वाइल लूप पे, यानी अब इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। तो देखो डू आ गया तो इसमें डू को पहले समझो, कर दो, फिर वाइल लूप लगाओ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो एक कोई डू स्टेटमेंट लगानी है, यानी यहां पर हमने सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद हमने किसी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक किया वाइल में। अब ये जो कंडीशन जब चेक होगी तब जाकर के वो यहां पर आएगा। समझे बातों को? तो यहां पर तुमने देखा था कि यहां पर जरूरी नहीं है कि कोई एग्जीक्यूशन हो। देखो यार, एग्जीक्यूशन 1000 बार भी हो सकता है वाइल लूप में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही हो एक बार। लेकिन डू वाइल लूप में तुमने क्या देखा कि एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा, वन टाइम एग्जीक्यूशन इज मस्ट इन डू वाइल लूप। ठीक है, अब इतने सारे कचड़े को तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लिया है कि यार वाइल लूप में जरूरी नहीं है कि एक भी बार एग्जीक्यूशन हो, लेकिन हाँ हो भी सकता है 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार, लेकिन जो आपका डू वाइल लूप है उसमें एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं आपके लास्ट लूप पे जो फॉर लूप है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लूप है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काम जो होते हैं यही सरल कर देती है। तो देखो, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट यूज्ड लूप इन जावा। जैसे कि मैंने बताया था, सिंटैक्स इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ व्हाइल और द डू व्हाइल लूप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम सिंपली समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो फॉर लिखना है क्योंकि फॉर लूप है, फिर यहाँ पर कोई तो हम एक इनिशियल वैल्यू दोगे। ठीक है, इसे हम एक पार्ट और बुलाते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बुलाते हैं? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर कोई कंडीशन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपको यानी अपडेशन कराना है बेसिकली। तो अब ऐसे ये जो आपकी लूप है बेसिकली ये कैसे इस्तेमाल होती है। तो यार देखो, सिंपली समझना भी, बिल्कुल भी अपना सारा दिमाग हर जगह से हटा के यहाँ पर डाल देना, तभी तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि एक मैं बहुत क्विक वे में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो फॉर को पढ़ो, फॉर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ये जो एक इनिशियल वैल्यू है, जैसे कि तुमने बोला =5। ठीक है, तो ये जो =5 है, सबसे पहले स्टेप में उसने दे दी वैल्यू =5, तो उसके बाद ये पता कहां जाएगा, यहाँ कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, यहां से ये कंडीशन पे चेक करेगा, अगर इसे यहां से रिजल्ट ट्रू मिलेगा तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स पे जाएगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे ये वापस से जाएगा इस पार्ट पे। अब ये पार्ट जो इनिशियल वैल्यू वाला पार्ट था, या फिर सिंपली कह सकते हैं ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ। फिर ये कहीं हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे, यहाँ पर यार ये जो अपडेशन होगा, ये अपडेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर ये जाती है आपकी कंडीशन वाले पार्ट पे। अब जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन वाले पार्ट पे गई, अगर फिर से ट्रू रिजल्ट मिलेगा तो ये स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये फिर से जाएगा आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, यानी अपडेशन के लिए। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, फिर से अपडेशन के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, और ऐसे जब तक ये पूरी लूप वर्क करती रहेगी, जब तक यहाँ से हमें फॉल्स नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपकी ब्रेक स्टेटमेंट पे। यार देखो, ब्रेक यानी प्रॉपर ब्रेक आ जाता है किसी भी वर्किंग में। तो यूज द ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट अ लूप स्विच और इन कंजक्शन विद अ लेबल्ड स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का बेसिकली जिस भी ब्लॉक के अंदर वो है उससे एग्जिट लेने का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगर आप लूप की बात कर रहे हो तो जैसे फॉर लूप है, ठीक है, तो उसके यहाँ पर ये ब्रेसेस होते हैं, तो इसके अंदर अगर तुमने ब्रेक ले लिया और कभी भी ये जो एग्जीक्यूट हो गया ब्रेक, तो आपको इस पूरी लूप से टर्मिनेशन मिल जाएगा। किसी भी अगर आप मेथड में भी ब्रेक लगा देते हो तो उसके आगे की जितनी भी चीजें स्किप हो जाती हैं और उस ब्लॉक से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे सिंपली देखना यार, व्हेन यू यूज ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक विदाउट अ लेबल इट टर्मिनेट्स द इनरमोस्ट एनक्लोजिंग व्हाइल डू व्हाइल फॉर और स्विच इमीडिएटली एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन यू यूज ब्रेक विद अ लेबल इट टर्मिनेट्स द स्पेसिफाइड लेबल स्टेटमेंट। ठीक है, कभी भी अगर आप ब्रेक को किसी लेबल के साथ इस्तेमाल कर रहे होगे, ठीक है, किसी भी एक स्टेटमेंट के आगे तुमने ब्रेक लगा दिया तो बस वो उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो है छोड़ देगा। द सिंटैक्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट्स लुक्स लाइक ब्रेक, और यहाँ पर ये आपने लेबल दे दी किसी स्टेटमेंट की। ठीक है,
अब आता है आपका द कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रीस्टार्ट व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर और लेबल स्टेटमेंट। अब देखो जैसे कि हमने ब्रेक में देखा था, वो एक प्रॉपर टर्मिनेशन ही दे देती थी हमें, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप किसी भी लूप के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी लूप या ब्लॉक के लिए अगर आप उसके अंदर डाल रहे हो तो उसके बाहर की जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी उसके आगे की, जैसे यहाँ पर कंटिन्यू आ गया और इसके आगे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो ये स्किप हो जाएंगी और वापस से आप आ जाओगे उस कंडीशन वाले पार्ट पे। यानी जैसे कि फॉर में देखते थे ना, फॉर में कंटिन्यू आ रहा होगा, तो जैसे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और कंटिन्यू आ गया तो आपकी फिर वापस से जो कर्सर है, ठीक है, या फिर कर्सर या फिर कंपाइलर, सिंपली बोलो कंपाइलर आपका पहुंच जाता है अपडेशन पे, कंडीशन पे, वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर कंटिन्यू आएगा, आगे की स्टेटमेंट स्किप होंगी, वापस से अपडेशन, ऐसे ही पूरा काम चलता रहेगा। ठीक है, जब तक, कब तक चलेगा, इसमें भी बात वही है यार, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और इसमें आप देखो कुछ बातें हैं जो पढ़ लेते हैं। व्हेन यू यूज कंटिन्यू विद द लेबल इट टर्मिनेट्स द करंट इटरेशन ऑफ द innermost enclosing while do while or for statement and continuous execution of the loop with the next iteration। ठीक है, in contrast to the break statement, continue does not terminate the execution। ब्रेक टर्मिनेट कर देती थी, कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं कर रही है ऑफ द लूप एंटायरली, बस स्किप कर देती है। तुम कह सकते हो एक पार्शियल टर्मिनेशन हो रहा है कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का। ठीक है, इन अ व्हाइल लूप इट जंप्स बैक टू द कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया, मैंने तो तुम्हें फॉर से समझा दिया, वाइल में तो और सलाह ले यार कि वाइल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाइल की कंडीशन है। उसके बाद अगर यहाँ स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, फिर कंटिन्यू आ गया और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो ये तो होंगी प्रॉपर्ली। जैसे ही कंटिन्यू आएगा तो इन्हें स्किप कर देंगे और वापस कंडीशन पे आ जाएंगे और यहाँ चेक होगा। ठीक है, समझ गए, बातें क्लियर है तो बढ़िया है। व्हेन यू यूज कंटिन्यू विद द लेबल इट अप्लाइज टू द लूपिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विद दैट लेबल। बस इसमें ही बात वही है, जिस भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ आप यानी उसके लेबल के साथ यूज कर रहोगे तो उसको वो पार्शियली। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्लास 9 का जितना भी सिलेबस था बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, बहुत तेजी में हमने उसका रिवीजन कर लिया। सच कह रहा हूं, जितना भी प्रॉपर सिलेबस था आपका क्लास 9